नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की फ्री क्लास 2 में। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन और इट्स की टेरिटरी के कंसेप्ट पर, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्योंकि ये टॉपिक जो है वो न्यूज़ में रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, तो हमें अपनी टेरिटरी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इंडियन पॉलिटी की सेकंड क्लास, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो मैंने अपनी सेकंड क्लास के लिए इस टॉपिक को ही क्यों चुना, चलिए एक नज़र डालते हैं अपने रीसेंट डेवलपमेंट्स पर। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई तो उनमें हमें क्या पता चला कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है लद्दाख रीजन में। तकरीबन 20 प्लस पेट्रोलिंग पोस्ट, जैसा कि न्यूज़ में बना हुआ है, 20 प्लस पेट्रोलिंग पोस्ट जो हैं इंडिया की, वो चाइना के पास चली गई हैं न्यूज़ के मुताबिक। तो इसीलिए ही टेरिटरी वाला टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे और इसमें किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे। इस फर्स्ट क्लास में हम फोकस करेंगे वेयर इज़ इट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है, और फिर हम करेंगे दो केस स्टडीज़, एक बेरूबारी यूनियन की और दूसरी बांग्लादेश की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे वेयर इज़ इट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में है, उनमें बात की गई है यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में। तो हम अपनी पूरी फर्स्ट क्लास में इस यूनियन और टेरिटरी के फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे इन 4 आर्टिकल्स के बारे में, और इसके साथ ही बात करेंगे फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ स्केड्यूल के बारे में। इसके अलावा पार्ट 21 के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी हमारी आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 1 से। तो ये जो आर्टिकल 1 है, इसमें क्या बताया गया है। आर्टिकल 1 में कहा गया है दो चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ जो इसमें बताई गई है वो है नेम ऑफ कंट्री, हमारे देश का ऑफिशियल नेम क्या होगा। तो हमारे देश का ऑफिशियल नेम है इंडिया, जो इसका मॉडर्न नेम है, और भारत जो इसका ट्रेडिशनल नेम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में इस बात को लेकर कुछ असमंजस था कि कौन सा नाम रखा जाए, तो उन्होंने अनैनिमसली बिना किसी तर्क के इसी चीज़ को अडॉप्ट किया कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों नेम्स को अडॉप्ट किया जाए। इसीलिए वहाँ पर फ्रेज़ लिखा गया है भारत दैट इज़ इंडिया। तो हमारे देश के दोनों नाम जो हैं वो ऑफिशियली वैलिड हैं। सेकंड चीज़ जिसके बारे में आर्टिकल 1 में बात की गई है वो है टाइप ऑफ पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी की क्या टाइप है जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। तो पॉलिटी की टाइप है यूनियन। ये एक फेडरेशन नहीं है। तो हम कहने को कह सकते हैं कि ये एक फेडरल कंट्री है,
हालांकि ये एक फेडरेशन नहीं है बल्कि ये एक यूनियन है। तो क्या फ़र्क होता है यूनियन और फेडरेशन में, अगर इसके बारे में बात करें तो फेडरेशन में जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, उनमें एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और इसके अलावा सभी स्टेट्स को यूनियन या फेडरेशन से बाहर जाने का राइट होता है। तो दे कैन सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। बट यूनियन में ये दोनों प्रोविजंस नहीं हैं। ना तो स्टेट्स में कोई एग्रीमेंट हुआ है और ना ही किसी स्टेट को यूनियन से बाहर जाने की आज़ादी है, वो यूनियन का पार्ट ही रहेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया और यूएस के केस को। इंडिया के केस में एक यूनियन है जिसमें जो स्टेट्स हैं उनको बाहर जाने का कोई राइट नहीं, उनमें कोई एग्रीमेंट नहीं। जबकि यूएस में जो स्टेट्स हैं वो अपनी मर्जी से इस फेडरेशन से अलग हो सकती हैं। वो एक एग्रीमेंट के तहत 50 छोटी छोटी स्टेट्स जो थी उनके आपस में मिलने से एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन हुआ है। तो इंडिया और यूएस की पॉलिटी जो है उसको लेकर एक बड़ी फेमस लाइन है। इंडिया में है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, ऐसी यूनियन जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स हैं जिनको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। मतलब इंटरनली इंडिया की बाउंड्री के अंदर स्टेट्स में रीअरेंजमेंट की जा सकती है, मगर स्टेट को इस यूनियन से बाहर जाने का कोई राइट नहीं है। जबकि यूएस जो है वो क्या है, एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। उसमें जो स्टेट्स हैं उनको भी इंटरनली रीअरेंज नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और यूएस के स्टेट्स के आपस में जो रिलेशंस हैं उनको लेकर। तो ये रही बात हमारे आर्टिकल 1 की। तो आर्टिकल 1 में टाइप ऑफ पॉलिटी भी बता दी, टाइप ऑफ नेम ऑफ कंट्री भी बता दिया। इसके अलावा ये जो सारी स्टेट्स हैं इनके नाम और इनके एरियाज जो हैं वो कहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसके अंदर सभी स्टेट्स के नेम हैं और उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट हैं। मतलब किसी स्टेट का कितना एरिया है वो भी सारा कुछ इसी में ही लिखा गया है फर्स्ट स्केड्यूल में। तो फर्स्ट स्केड्यूल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारे इंडिया की टेरिटरी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी बात की गई है। तो इंडिया की जो टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी है, उसको टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है स्टेट, सेकंड पार्ट है यूनियन टेरिटरी और थर्ड पार्ट है अक्वायर्ड टेरिटरी। ऐसी टेरिटरीज जो बाद में इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के बाद भी अक्वायर कर सकता है। तो इसी बारे में बात की गई है फर्स्ट शेड्यूल के जो टेरिटरी की क्लासिफिकेशन है कि टेरिटरी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इंडिया की टेरिटरी में। तो अगर स्टेट्स की बात करें, स्टेट किसी भी कंट्री का, इन केस ऑफ इंडिया तो स्टेट जो है वो हमारे देश का वो हिस्सा है जो सेंटर के साथ पावर शेयर करता है। तो सेंटर और स्टेट जो हैं वो आपस में पावर शेयर करते हैं। तो उन सभी कंपोनेंट्स को जो सेंटर के साथ पावर शेयर करते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उनको हम कहते हैं स्टेट। यूनियन टेरिटरी वो हिस्सा है जिस पर डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो होता है सेंटर का।
यूनियन टेरिटरी जो है वो अपनी तौर पर कोई भी जो पावर शेयरिंग है सेंटर के साथ नहीं करती। अक्वायर टेरिटरी कोई भी वो टेरिटरी है जिसको इंडिया अक्वायर करेगा आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के बाद इंडिया जो भी टेरिटरी अक्वायर करेगा वो सारी टेरिटरीज होंगी अक्वायर टेरिटरीज का पार्ट। तो क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के बाद कौन कौन सी टेरिटरीज अक्वायर की हैं? सबसे पहले अगर बात करें तो वो जो टेरिटरी अक्वायर की है वो है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, गोवा एंड सिक्किम। ये 5 ऐसी टेरिटरीज हैं जो इंडिया ने अक्वायर की हैं आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी यूटीज हैं? इंडिया में एट प्रेजेंट 9 यूटीज प्रेजेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद। और स्टेट्स कितनी हैं? 28 स्टेट्स जो हैं इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो जो प्रेजेंट सिनारियो है वो है 28 स्टेट्स और 9 यूटीज का। इन सभी के अलावा, इन सभी कैटेगरीज के अलावा कुछ स्टेट्स में इंटरनली कुछ एरियाज जो हैं वो डिमार्केट किए गए हैं। ये वाले एरिया किस लिए डिमार्केट किए गए हैं? ताकि इनको शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया में क्लासीफाई किया जा सके। जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनको 5th स्केड्यूल में एक्सप्लेन किया गया है और जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको 6th स्केड्यूल में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये 2 स्केड्यूल हैं जो इन एरियाज को स्पेशल बनाते हैं किसी भी नॉर्मल स्टेट के अंदर। तो फ़ायदा क्या है इनके स्पेशल बनने का? फ़ायदा ये है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए या स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून एज इट इज़ इन एरियाज में लागू नहीं होते, उनको किसी मॉडिफिकेशन के साथ या किसी कंडीशन के साथ ही इन एरियाज में लागू किया जाता है। तो ये थी सारी बात हमारी आर्टिकल 1 के बारे में। अगर अब हम चलें आर्टिकल 2 के कंसर्न में तो आर्टिकल 2 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 2 जो है हमारे पास उसमें हमें ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो 2 तरह से टेरिटरीज को अपने में मिला सकता है। तो आर्टिकल 2 की बात करें तो एक तो इंडिया जो है वो एडमिट कर सकता है किसी टेरिटरी को इंडिया की बाउंड्री के अंदर। एडमिट करना एक बात है और सेकेंडली वो क्या कर सकता है? न्यू स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर सकता है। तो न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करना या किसी टेरिटरी को इंडिया में ऐड करना, एडमिट करना। तो एडमिशन ऑफ स्टेट्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स ये दोनों ही आर्टिकल 2 के अंडर आते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले से कोई स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है और उस स्टेट को इंडिया में मिलाया जाता है तो इसको कहते हैं एडमिशन ऑफ स्टेट्स। न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करना, पहले से कोई स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसको इस्टेब्लिश करके इंडिया में मिलाया जाता है। तो वो सारी जो बात है वो आती है हमारे आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही चीज़ें कवर होती हैं। तो ये तो सारी बात हुई हमारी टेरिटरीज को लेकर कि कौन सी स्टेट्स हैं, कौन सी यूटीज़ हैं और कौन सी अक्वायर टेरिटरीज हैं। तो अब इस पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर टेरिटरी में ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं तो यूनियन और इसकी टेरिटरी, इन 2 चीज़ों में क्या फ़र्क है? इंडिया एज यूनियन क्या है और इंडिया की टेरिटरी क्या है? तो इंडिया अगर एज यूनियन बात करें तो इसमें ओनली स्टेट्स इंक्लूडेड होती हैं। इसमें ना तो यूटी इंक्लूडेड है
और ना ही अक्वायर टेरिटरी इंक्लूडेड है, जब तक कि वो स्टेट्स की कैटेगरी में नहीं जाते। जबकि टेरिटरी में स्टेट्स, यूटीज और अक्वायर्ड टेरिटरीज तीनों ही इंक्लूडेड होंगी। तो यूनियन और टेरिटरी में दो टर्म्स में ये फ़र्क है कि यूनियन में सिर्फ स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, जबकि टेरिटरी में स्टेट्स, यूटी और अक्वायर्ड टेरिटरीज सभी इंक्लूडेड होती हैं। तो हमने अपने 2 आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा हम स्केड्यूल्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल 3 की तरफ। तो आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है उस पर हम बात करते हैं। आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 जो है वो इंटरनल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। इंटरनल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? अगर इंडिया की पार्लियामेंट चाहे तो वो देश के अंदर स्टेट्स की री एडजस्टमेंट कर सकती है। तो कौन कर सकता है इस एडजस्टमेंट को? पार्लियामेंट कर सकती है आर्टिकल 3 के अंडर। मतलब किसी स्टेट का एरिया कम करना हो, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना हो, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को आपस में मिलाना हो, 2 स्टेट को आपस में मिलाकर 3 नई स्टेट्स बनानी हो, या ऐसा कुछ भी करना हो तो वो आर्टिकल 3 के अंडर किया जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़, अगर किसी स्टेट का नेम बदलना हो, नेम चेंज करना हो, तो वो भी आर्टिकल 3 के अंडर ही किया जाता है। किसी टेरिटरी का नेम अगर बदलना हो तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, मगर पार्लियामेंट इसमें ऑल इन ऑल नहीं है। पार्लियामेंट अपनी मर्जी से नहीं करती, इसके लिए एक प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर क्या है जिसके तहत पार्लियामेंट ये इंटरनल एडजस्टमेंट कर सकती है? उसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। किससे? फ्रॉम प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से पहले ये प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी इस तरह के किसी भी बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए। दूसरी कंडीशन, कंसर्न्ड स्टेट, जो भी कंसर्न्ड स्टेट है उससे कंसल्ट करना पड़ेगा, उसको इस बारे में सूचित करना पड़ेगा, उसका ओपिनियन लेना पड़ेगा एक टाइम लिमिट के अंदर। हालांकि इसमें पार्लियामेंट को थोड़ी आज़ादी दी गई है। क्या आज़ादी है? अगर कंसर्न्ड स्टेट अपना ओपिनियन नहीं देती, ओपिनियन नॉट गिवन, या ओपिनियन लेट देती है, या ओपिनियन एडवर्स देती है, मतलब पार्लियामेंट के व्यू के अगेंस्ट देती है, तो तीनों केसेस में पार्लियामेंट स्टेट के ओपिनियन को इग्नोर कर सकती है। मतलब जो पार्लियामेंट है वो अपनी मर्जी से अपना ओपिनियन बनाकर ऐसी एडजस्टमेंट कर सकती है। इसके अलावा अगर बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के बाद उसमें कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं, तो उन अमेंडमेंट्स को बार बार कंसर्न स्टेट को कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है। उन अमेंडमेंट्स को बार बार कंसर्न स्टेट के पास भेजना ज़रूरी नहीं है। तो पार्लियामेंट ऑल इन ऑल प्रैक्टिकली है, हालांकि उसे एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिस प्रोसीजर के तहत वो इंटरनल एडजस्टमेंट या नेम चेंजेस जो हैं वो कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने आर्टिकल 4 की, तो आर्टिकल 4 जो है वो एक तरह से डिक्लेयर करता है, एक डिक्लेरेशन है। वो क्या डिक्लेयर करता है? वो कहता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंडर जो भी चेंजेस पार्लियामेंट ने किए हैं, उन चेंजेस को, जो भी चेंजेस पार्लियामेंट ने किए हैं उन चेंजेस को हम जो भी चेंजेस पार्लियामेंट ने किए हैं उन चेंजेस को हम आर्टिकल 368 के अंडर
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स नहीं मान सकते। ये एक सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस रहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होंगे। तो अगर ये एक सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन रहेंगे तो इनमें सिंपल मेजॉरिटी से ही बिल को पास किया जाएगा। इसके लिए किसी भी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है और सिंपल मेजॉरिटी क्या है, इसको हम पढ़ेंगे अपने अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास में कि अमेंडमेंट्स किस तरह से किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर अपने चारों आर्टिकल्स कंप्लीट हैं। तो हमने अब तक पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात हुई, क्या बात हुई आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, और अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड केसेस में क्या कहा। तो अगर इसकी बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड केसेस में क्या कुछ कहा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। और बैकग्राउंड में हम बात करेंगे बेरूबारी यूनियन के केस की। तो बेरूबारी यूनियन केस, इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारी पहली केस स्टडी है। तो ये जो केस है वो 1960 में बेरूबारी यूनियन को ट्रांसफ़र करने को लेकर हुआ था। ये ट्रांसफ़र किसको किया जाना था? पाकिस्तान को किया जाना था। पाकिस्तान को इंडिया ने अपनी कुछ टेरिटरी जो है वो ट्रांसफ़र करनी थी, मगर प्रॉब्लम ये हुई कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि इंडिया की पार्लियामेंट अपने देश का कुछ हिस्सा किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 2 के अंडर नॉट एबल टू ट्रांसफ़र, जो पार्लियामेंट है वो अपनी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। हालांकि वो ऐसा कर सकती है आर्टिकल 368 के अंडर। तो इसीलिए 9th CA 1960 बनाया गया। इस CA के तहत बेरूबारी यूनियन का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किया जाना था। हालांकि ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नोटिफाई नहीं हो सका, इसलिए ये वाला ट्रांसफ़र भी इफ़ेक्टिवली नहीं किया जा सका। तो इसके बाद जो 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और रूलिंग दी। 1969 वाली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है कि अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया का किसी भी देश के साथ, तो उस बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट रादर एग्जीक्यूटिव एक्शन के साथ ही उसको इफ़ेक्टिवली कर सकती है। फिर भी ये वाली जो ट्रांसफ़र है ये नहीं की जा सकी और ये जो केस है वो इसी तरह से चलता रहा। इसके बाद आई हमारी सेकंड केस स्टडी। वो सेकंड केस स्टडी है हमारी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने को लेकर। बांग्लादेश डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट केस। इस केस में क्या हुआ? बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट हुआ। 100th CA 2015 के तहत इस डिस्प्यूट को सेटल किया गया। और इस डिस्प्यूट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एंगल थे वो समझने से पहले हमें ये पता करना होगा कि इस डिस्प्यूट में, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्चुअली क्या कुछ किया गया। तो सबसे पहली चीज़ की गई, 6.1 किलोमीटर का एक डीमार्केटेड, अनडीमार्केटेड एरिया था, उसको डिमार्केट किया गया, उस बॉर्डर को डिमार्केट किया गया। सेकंड, 111 एनक्लेव्स एरियाज इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किए और बांग्लादेश ने इंडिया को
51 एनक्लेव्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए। तीसरी जो चीज़ थी कि बॉर्डर में जहाँ पर भी एडवर्स पोजेशंस थी उनको भी सेटल किया गया। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हुई 100th CA 2015 के तहत। तो इसकी अगर शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले हुआ क्या, इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर एरिया है, वो है अप्रोक्सीमेटली 4096 किलोमीटर का। इस एरिया में कुछ जगहों पर बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। वो डिस्प्यूट क्यों हैं? 1947 में रेडक्लिफ अवार्ड के ज़रिए ये जो है 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो डिमार्केट किया गया था। इस पर कुछ डिस्प्यूट हुआ। 1950 में एक कमेटी बनी जिसने बग्गे अवार्ड दिया। उसने इस डिस्प्यूट को हल करने की कोशिश की, मगर ये डिस्प्यूट जो है वो हल नहीं हो पाया। 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत इसको हल करने की कोशिश की गई, मगर ये फिर भी नोटिफाई नहीं हो पाया। 1960 वाला बेरूबारी यूनियन केस हो गया जिसके बाद से ये वाली चीज़ जो है वो बीच में ही लटक गई। इसके बाद जो है 1974 में फिर से इस पर बातचीत शुरू हुई और इस कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व करने की कोशिश की गई, मगर क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी की बात थी, हमारे देश ने अपने कुछ टेरिटरी को ट्रांसफ़र करना था, तो इसीलिए इस पर आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। तो इसलिए भी ये वाला जो केस है वो बीच में ही लटक गया, इस पर कोई भी काम फर्दर नहीं हो सका। तो फिर 2011 में सितंबर 2011 में एक प्रोटोकॉल साइन की गई। इस प्रोटोकॉल में इन तीनों मुद्दों पर जिसके बारे में हमने ऊपर बात की है, इन पर सहमति बनी। 100th CA 2015 में पास किया गया और इसके तहत ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व किया गया। इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने में कौन कौन सी स्टेट्स का कंसेंट लिया गया? वो स्टेट्स थी असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। इन 4 स्टेट्स का कंसेंट लिया गया जिसके बाद ये पूरा डिस्प्यूट सॉल्व हुआ। तो इस तरह से यूनियन और इसकी टेरिटरी का फर्स्ट पार्ट हमारा ओवर है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे अलग अलग स्टेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। सेकंड क्लास इसकी यूनियन और टेरिटरी की बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होने वाली है, तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं उसमें याद करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी थर्ड क्लास में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के सेकंड पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नीतीश एक्सप्लेन्स, और कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आगे आप ऐसी और कौन कौन से टॉपिक्स पर क्लासेस चाहते हैं। ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। 50 क्लासेस में हम ये इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।